नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से देश के प्रतिष्ठित संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। आज विषय भी हमने राहुल गांधी का चुना है। राहुल गांधी के बदले बदले से तेवर, ये क्या कहलाता है, अजय जी से ज्यादा और कौन कह सकता है उसके बारे में, क्योंकि आप उनके बारे में काफी अध्ययन रखते हैं, उनसे परिचित हैं और आने वाले दिनों में और विशेष रूप से कल कौन सा पटाखा फूटेगा या एटम बम फूटेगा बेंगलुरु में, ये भी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा ताकि आपसे अधिकृत रूप से हमें राहुल गांधी के बारे में जानकारी मिले। तो अजय जी, आपका स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप राहुल गांधी के बारे में अभी यानी संसद में, क्योंकि ये संसद का सत्र जो चला उसमें मेरे ख्याल से सभी ने यानी सत्ता पक्ष वालों ने भी राहुल के भाषण के काफी चर्चे किए और स्वाभाविक रूप से देश की जनता ने भी उनके भाषण को सराहा, कांग्रेस के लोगों के भाषण को सराहा, इंडिया गठबंधन के लोगों के भाषण को सराहा और मोदी जी और शाह कुछ उधेड़-बुन में हैं और राष्ट्रपति भवन भागे भागे जा रहे हैं। क्या वजह है हमें मालूम नहीं है, आप बताएंगे अजय जी। देखिए, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं यहाँ पर एक चीज जो सबसे अहम है वो अहम ये है कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने एक बात कही थी, वह बात हम सबके लिए बहुत अहम है। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि नरेंद्र मोदी से देश बहुत बड़ा है, देश से समझौता नहीं किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी के फोटो सेशन, नरेंद्र मोदी के ब्रांडिंग, नरेंद्र मोदी के तमाम तरह के प्रचार प्रसार के जो तरीके हैं, इन सब के लिए देश को बलि नहीं दिया जा सकता है। आप चाहे जिससे गले मिलिए, चाहे जिससे जो कुछ करिए, लेकिन देश के हितों से किसी को भी खेलने की इजाजत नहीं हो सकती है और यदि होगा तो उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। स्वाभाविक सी बात। इस देश ने देख लिया इस 11 साल में क्या हुआ। 11 साल का यदि आप इतिहास देख लीजिए, उस 26 मई 2014 से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बुलाते हैं अपने शपथ ग्रहण में। इस तरह से लगता है जैसे बस सब यही सारे लोग बड़े इनके क्लोज हैं। उनके यहां उनकी बेटी की शादी में पहुंच जाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, उनकी मां के बर्थडे पे चले जाते हैं गिफ्ट लेके, सरप्राइज देते हैं। साहब गले कैसे पढ़ते हैं, क्या है नवाज शरीफ का, उस किसी से छिपा नहीं। आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 1998 की बात है। पाकिस्तान परमाणु संपन्न नहीं था। लिबरल दिखते हैं अटल जी, वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से आते हैं और उसके बाद पता नहीं क्या होता है, पाकिस्तान 1998 में पहला परमाणु परीक्षण करता है। भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु संपन्न बना। पाकिस्तान को हमने परमाणु संपन्न बनने नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान ये करता है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यही नवाज शरीफ होते हैं और उनके साथ कितनी महानतम उनकी भेंट होती है, मेल मुलाकात होती है, प्यार सब बरसता है। और यस, मैं वही कह रहा हूं, बस सेवा शुरू होती है कि वह ये सद्भावना होगी। और ये जब वो ये कर रहे होते हैं 12 मई 1999, याद कर ली, उस वक्त
हमारे देश में घुसपैठ कर रही होती है, जो है पाकिस्तानी सेना और कबीलियाई, और आकर के हमारी चोटी पर कब्जा कर ले। वहां की सेना यह सब काम करती है, और उस समय सेना अध्यक्ष था मुशर्रफ। और फिर हम अपनी ही चोटी छुड़ाने के लिए अपने देश के तकरीबन 600 सैनिकों, जो नए नौजवान थे, तमाम अफसर थे, तमाम दूसरे थे, सबको शहीद करा देते हैं। करीब 1000 लोग मारे जाते हैं टोटल। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद हम कहते हैं हमने कारगिल जीत लिया। जीता नहीं, हमने कब्जा करा दिया और फिर उसे कहा हमने छुड़ा लिया। इसके अलावा कुछ नहीं। इस पे बाकायदे रिपोर्ट है। मेरे अंडर में ही इत्तेफाक से रहा है, आजकल अमर उजाला अखबार का एडिटर है, और वो आशीष तिवारी ने एक खबर लिखी थी उस दौर में, और उसमें सेना के जो उस चोटी के प्रमुख थे उनके खिलाफ केस चल रहा था। ये देखिए जी, सेना चिड़ियाघर बनाती रही, दुश्मन देश में घुस आए। ये उस समय की खबर है। उजागर हुई कारगिल की लड़ाई के दौरान की बड़ी लापरवाही, और इसमें बड़ा स्पष्ट है कि जो कमांडिंग चीफ थे सुरेंद्र सिंह, कहते हैं कि 1998 में उन्होंने तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल बीपी मलिक से बड़े स्तर पर हो रही घुसपैठ की बात कही थी। डिवीजन ने तो बाकायदे 5 पैरा यूनिट और 11 राज राइफल के जवानों को चिड़ियाघर में मुस्तैद रहने को इन्होंने कह दिया था। तब उन्होंने डिवीजन द्वारा जारी पत्र में बाकायदा साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि यह हो रहा है, इसे रोकिए। तो वो कहते हैं नहीं, हमें पीएमओ से आदेश है कि हम ये सब छोड़े, हम वो चिड़ियाघर बनाए जाके। यानी जिन सैनिकों को यह करना था, यह केस कारगिल युद्ध की में नाकामी को लेकर के, जो ब्रिगेडियर थे कमांडर सुरजीत सिंह, उनका वो जो पूरा केस चल रहा था, उस केस की ऑन रिकॉर्ड है, ये छापा गया था। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जानना जरूरी है। जी। तो साहब, रिश्ते ये हैं, इन रिश्तों को समझ लीजिए। इसके बाद में आप देखिए, ये हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, और हम तमाम बातें कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान से इनके हैं, इनके। अभी जब हमारा पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ, उस समय में आप देखिए, हमारे विदेश मंत्री ने खुद कहा था, बाद में अपने बयान से पलट जाना तमाम नेताओं की आदत। उन्होंने खुद कहा था कि युद्ध शुरू होने के पहले हमने उन्हें बता दिया था। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने ही कहा था। अब बाद में वो कुछ भी कहें। एएनआई को कहा था, और रिकॉर्डेड है वो। जी, एएनआई शेयर किया था, फिर डिलीट किया था। जी, यानी गोदी मीडिया को ही कहा था उन्होंने। तो एक चीज। अब आइए, तो इसलिए बयान कोई तोड़ने मरोड़ने जैसी स्थिति नहीं है, पूरा बयान उन्हीं का है। अब दूसरी चीज आपको बताएं, संसद के भीतर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 1:05 पे हमने ऑपरेशन शुरू किया, और 1:35 पे हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम कहीं पर भी कोई वो नहीं चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते हैं। हमने सिर्फ एक ये आतंकियों के ठिकाने पे वो किया है, हम कहीं सेना के उस पे नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सब बता दिया था। ये ऑन रिकॉर्ड संसद में उन्होंने बता दिया। यानी बातें धीरे एक प्रकार से प्रूव हो रही, इसीलिए उन्होंने शायद उस समय रिटेलिएट नहीं किया। आप देखिए, उसके बाद की स्थितियां जो पैदा हुई, जो भी हुआ वो हमारे सामने है। जो हमारा नुकसान हुआ, मैं इन सब चीजों को बड़ा नहीं मानता हूं, हुआ होगा नुकसान। जब लड़ाई लड़ी जाती है, कुछ खोया जाता है, कुछ पाया जाता है, इसमें बुराई नहीं। बुराई इसमें कि हम ही
चोर से कह रहे हैं चोरी करो, साहूकार से कहें कि जागते रहो। हमारे गांव की कहावत है ये जी। तो इस तरह से करके आप देश को कहा, आप देश के बारे में नहीं, तो राहुल गांधी यदि इसके लिए लड़ते हैं और इस पर बात करते हैं तो क्या गलत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने या दुनिया के तमाम देशों ने यह प्रतीत हो गया कि भारत की पूरी तरीके से विदेश नीति, रक्षा नीति सब फेल हो चुकी है, अर्थनीति फेल हो चुकी है। उदाहरण, हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ खुल के जो चीन खड़ा हुआ, नरेंद्र मोदी उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सोचिए आप, तुर्किया उनके साथ खड़ा हुआ, दूसरे और देश खड़े हुए, लेकिन हमारी यह स्थिति, वो रसिया जो हमारा परमानेंट मित्र होता था वो भी खड़ा हो गया। उससे मिलने गए वहां के प्राइम मिनिस्टर, हमारे यहां उसी चीन से मिलने, जिस चीन के लिए हमारे उपसेना अध्यक्ष राहुल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की लड़ाई असल में पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, 81% चाइना लड़ रहा था। उस चाइना के मीटिंग में हमारे विदेश मंत्री जाते हैं, हमारे रक्षा मंत्री जाते हैं, और अगले महीने, मतलब इस महीने शायद हमारे प्रधानमंत्री भी जाने वाले। अब आप एक चीज सोचिए, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वहां हम जा रहे हैं, जिसने हमारे साथ ये किया हम उससे जा रहे हैं, उस हेनरी किसिंजर से जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, जो CIA चीफ भी था, जो डीप स्टेट भी चलाता है, उससे मिलने या तो अटल जी गए थे या नरेंद्र मोदी गए, कोई और तो नहीं गया। और प्रधानमंत्री, दिल्ली में भी उसका स्वागत किया उन्होंने। वही मैं कह रहा हूं। तो ये सब चीजें अपने आप में दिखाती हैं आपके लिए देश मायने नहीं रखता। तो क्या राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? या राहुल गांधी छोड़िए, हम आप यदि देश को प्यार करते हैं, हमें इस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें गुस्सा होना चाहिए। मैं तो दो इस आजादी के आंदोलन में शहीद होने वाले मेरे परिवार से रहे हैं। मुझे तकलीफ है इस बात की, क्योंकि हमारे देश की आजादी के लिए 1857 से मेरा परिवार लड़ा है, कोई आज का इतिहास नहीं है। तो कम से कम कोई भी गूगल करके देख सकता है कि 1857 का जब कानपुर में बिठूर से शुरू हुआ, मेरा गांव है बिठूर, हम लोग खड़े हुए इस देश के लिए, लड़ने खड़े हुए, अंग्रेजों से लड़ के हमने शरण दी थी पेशवाज को, और उस समय रानी लक्ष्मीबाई हमारे यहां से गई, हमारे यहां खेली बड़ी हुई। तो आज सोचिए, हमें तो तकलीफ होती है कि हमारे परिवार ने सब कुछ खोया है, और यदि ये सब मिलने के बाद उसी देश को, जिस देश के लिए खून भी दिया, अपनी जमीन भी दे दी, अपना सब कुछ लुटवा दिया, जेल भी काटा परिवार ने, अब उसके बाद इस देश में हमने कोई चोरी नहीं करी थी, हमने डाका भी नहीं डाला था, हमने ये भी नहीं किया था कि आप बहाना कर दो कि हाँ आप काकोरी कांड के मुल्जिम हो क्योंकि आपने खजाना लूटा था, आपने लूटा था। हम तो सिर्फ लड़े थे देश के लिए बगैर किसी उसके। सोचिए आप, हम वो सैनिक भी नहीं है सेना के कि जो सैलरी लेके लड़ रहे हैं, सुविधाएं लेके लड़ रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं है, हमने तो ना कुछ चाहिए था, ना कुछ हम मांग रहे हैं आपसे। हमें तो बस ये है, जिस देश के लिए हमारे परिवार ने जान दी वो सुरक्षित रहना चाहिए, उसके लोग सुरक्षित रहने चाहिए, वो खुशहाल बने। जिस उद्देश्य से लड़ाई लड़ी गई वो पूरा होना चाहिए। हम क्या आपसे मांग रहे हैं? हमने कौन सी सरकारी नौकरी ले लिया, क्या ले लिया? साहब, यह दर्द है, और यही दर्द शायद गांधी नेहरू परिवार में है। उसने 1857 से गंगाधर नेहरू से लेके राजीव गांधी तक शहादतें दी हैं इस देश के लिए। अपनी सारी संपत्ति, यदि इनकम टैक्स रिटर्न निकाल के देख लीजिएगा मोतीलाल नेहरू जी के, तो पता चलेगा भारत के अंदर सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले वकील थे वो, सबसे ज्यादा इनकम। जो आदमी उस दौर में, जब किसी के लिए, जब कलेक्टर की सैलरी 40 रुपए होती थी,
उस दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, वो लोग जो दे रहे थे, जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो अपने आप में बताता। तो उन्होंने तो अपना सब त्यागा है, उनके ऊपर आप आरोप लगाते हैं। और जो लोगों के पास कुछ नहीं था, आज ऐश से जी रहे हैं राजा महाराजाओं से ऊपर, वो कह रहे हैं कि साहब वो चोर है। अजीब सी स्थिति आती है इस जगह। इसलिए देश महत्वपूर्ण है। किसी की भी ब्रांडिंग करिए, खूब करिए, प्रचार करिए, लेकिन देश को बचाने, देश से समझौता मत किए। तो ट्रंप ने वह टैरिफ लगा दिया, और टैरिफ लगाए न लगाए वो अलग विषय, उसका नहीं फर्क पड़ता है। उसने एक सच बोला कि भारत की डेड इकोनॉमी, यस डेड है। यदि आप इकोनॉमिक्स जानते हैं तो देख लीजिए, भारत के ऊपर नरेंद्र मोदी ने 1947 से लेके 2014 तक भारत पर कर्ज 54 लाख करोड़ का था, 54 लाख करोड़ का। Yes. और नरेंद्र मोदी ने 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लाद दिया। आप बताइए डेड कहा जाएगा कि नहीं? पहले आप बजट देख लीजिए 2013-14 का, या 14-15 का भी अंतरिम बजट भी देख सकते हैं, हालांकि अंतरिम बजट से कोई फायदा नहीं है। 13-14 का देख लीजिए, जितना भारत सरकार लोगों से टैक्स लेती थी, उससे ज्यादा वो डिफरेंट अदर्स अपने पीएसयू और दूसरी सब जगह से मिला के वो जनरेट करती थी। आज क्या हो रहा है? आज जनरेट कुछ नहीं कर रही। आज आपकी जेब पे डाका डाला जा रहा है, कहीं जीएसटी पे, कहीं इनकम टैक्स पे, कहीं सेस पे, कहीं कुछ पे, कहीं दूसरे टोल टैक्सेस पे और दूसरे टैक्सेस पे। और इस तरह से आपको लूटा जा रहा है। आप ये नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, एमसी के क्षेत्र में रहते हैं, तो हाउस टैक्स हो और दूसरे टैक्सेस हो, जितने बढ़ गए होंगे आप खुद कल्पना कर लीजिएगा। तो मैं यह कह रहा हूं कि जब ये लूट हो रही हो, तो क्या राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए, नहीं और लड़ना चाहिए? उसमें एक ऐड भी कर लूं, यानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, न केवल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जमीनें बेची जा रही हैं प्राइवेट पार्टीज को। यानी ये कैसे चला रहा है देश? सर मैं वही बताने जा रहा हूं कि आप देखिए, वो पीएसयूज पहले तो फैसला हुआ था सिक यूनिट्स ही बिकेंगी, लेकिन अब ये स्थिति है प्रॉफिट की यूनिट्स भी बिक रही। उदाहरण मैं चंडीगढ़ का ही दे देता हूं। चंडीगढ़ की बिजली 800 करोड़ रुपया हर सालाना कमा रही थी, और उसे कुल 1200 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। पूरी बिजली जो 800 करोड़ हर साल कमा रही थी, उसे 1200 करोड़ में बेच दिया गया, और उसका एसेट जो है वो 35,000 करोड़ रुपए का है। अब आप सोचिए, 35,000 करोड़ रुपए का एसेट आपको 1200 करोड़ में बेच दिया गया, जो प्रॉफिट वाला है। उदाहरण अब आता हूं। ये हमारे हमारे दर्शकों को भी हमें एक असाइनमेंट कहें तो असाइनमेंट देवें। बीएसएनएल की प्रॉपर्टी देश में कितनी है और कितनी उन्होंने ऑक्शन के लिए डाला है, बेचने के लिए डाला है, उनकी वेबसाइट पर जाकर यदि देखें तो चकरा जाएंगे। यानी ये तो देश को बेचने के लिए निकले हैं, ऐसा लगता है। डॉक्टर साहब आप ये सोचिए, भारत सरकार की 53 कंपनियां बेची जा चुकी, 53 बेची जा चुकी हैं। और भारत सरकार की जो जमीनें थी, उसमें 1,32,000 जो है एकड़ जो है जमीनें बेची जा चुकी है। 1,32,000 एकड़। अब आप यह सोचिए, इतनी जमीनें आपने बेच दी, और किसी को कानो खान आप कह रहे थे देश नहीं बिकने दूंगा। देश में आपने छोड़ा क्या? सब कुछ तो बेच रहे हैं। तो साहब क्या राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए? जब आप भारत की सीमाओं पे चीन कब्जा कर ले रहा है, दूसरी और जमीनों पे कब्जा कर ले रहा है। अभी आपको बताएं, तुर्की ने
बांग्लादेश का नक्शा जारी किया और उस नक्शे में उसने बांग्लादेश में वो हिस्से दिखा दिए हमारे, जो हिस्से मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे, बांग्लादेश में दिखा रहा है। और भारत सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही, गूगल करके सर्च कर लीजिए, उसने ग्रेटर बांग्लादेश दिखा करके कह दिया, वो जैसे आप कहते हैं उसी तरह उसने दिखा दिया कि ये तो उसके हैं भारत के क्षेत्र, इस तरह करके। और हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में यह हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के अधीन जो दिल्ली पुलिस है, वह दिल्ली पुलिस तो एक और बड़ा काम कर रही है। वो क्या कर रही है, लिख रही है चिट्ठी में कि बांग्लादेशी लैंग्वेज, बांग्ला हमारी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज है। यस, आप देखिए वह लिख देती है, तो इससे ज्यादा और बुरी स्थिति क्या होगी। और इस पर कोई आपत्ति नहीं आती है यदि हमारे सरकार की, तो हमें लगता है उस सरकार को वो हो जाना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस का, और ये देखिए बांग्लादेशी लैंग्वेज। सर, नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के अंडर में है यह पुलिस, किसी और की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना करिए, आप देश को कर क्या रहे हैं, देश के साथ इस तरह खेल रहे हैं, तो क्या इसमें नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी इसीलिए इनके निशाने पे हैं, टारगेट पे हैं, और वो करते हैं। अब आता हूं आपके मूल सवाल पे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी एक प्रहरी की, एक एम्पायर की भूमिका में चुनाव आयोग होता है। इन्हें लगता है कि ये चुनाव अब ईमानदारी से तो जीत नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में उस प्रहरी को कैसे कब्जा किया जाए। मैं हिंदुस्तान का संपादक रहा हूं आगरा में, और इत्तेफाक से ज्ञानेश कुमार वहीं के रहने वाले हैं, विजयनगर मोहल्ला है, उनके पूरे परिवार खानदान सबको जानता हूं, कई इनके भाई बंधु डॉक्टर हैं, कुछ और हैं। तो इन्हीं के एक रिश्तेदार जो चीफ सेक्रेटरी रैंक से झारखंड से रिटायर हुए हैं, वीके गुप्ता, वो मेरे परम मित्र हैं, इनसे सीनियर थे। उनके भाई मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल थे आगरा में। तो मेरे को तो कुछ भी छींक भी आती थी तो मैं उन्हीं को फोन कर देता था, वो किसी को भेज देते थे, दवा भी लेके आ जाता था और आ जाता था। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं। तो अब तमाम सारे, अब इतने के बाद मैं आपको वो दे दिया हिंट कि सबको जानता हूं, कौन कौन संघ की शाखा में जाके क्या क्या करता था। साहब, उन्हें बैठा के आप चुनाव को कैसे लूटने का काम कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है, यह संविधान की हत्या है। इसके खिलाफ क्या लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। आप डेटा नहीं दे रहे हैं जिससे हम चेक ना कर पाए। क्यों नहीं आप दे रहे हैं? यदि आप चोर नहीं है तो आप कहेंगे लो सब कुछ खुला रखा है, चेक कर लो। नहीं दे रहे, तो फिर एक एक डेटा जुटा के करना जब सरकार के लिए इतना मुश्किल होता है, सरकार तो हजारों करोड़ रुपया खर्च करती है तब कहीं कहीं की लिस्ट अपडेट कर पाती है। अब आप सोचिए, राहुल गांधी ने अपने बूते लग करके 6-7 महीने उनके लोगों ने लगे और तमाम डेटा निकाल के एक एक मैनुअली खोजा, खोज के उसको एकत्र किया और फिर मिलान किया, सब चीज करी, तब कहीं कोई डेटा तैयार किया। और उसके बाद राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते, यह सर्वविदित है। जैसे कि अभी इन्होंने प्रदर्शित करने की कोशिश की राहुल गांधी के बारे में कि वहां उन्होंने झूठ बोला कि अरुण जेटली तो मर गए थे, और ये, जबकि सच्चाई आप देखिए, 2 फरवरी 2018 को रजत शर्मा के चैनल पे आपकी अदालत में उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में 9 मिनट से 11 मिनट के बीच में राहुल गांधी के सवालों को लेकर चर्चा है कि राहुल गांधी किसानों को लेकर के ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, यही सवाल।
तो अरुण जेटली कहते हैं अरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो बस कर्ज माफ किया, कर्ज माफ करने से क्या होता है, हम तो उनके लिए कानून बना रहे हैं और इस तरह से पॉलिसी नीति बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। यानी जो राहुल गांधी ने बात कही कि कानून बनाने और नीति बनाने में वो अड़चन बन रहे थे, इसलिए उन पर जब वो उसके लिए लड़ रहे थे तो ये, तो साहब ये उन 3 कानूनों से जोड़ते हैं जो 2020 में आए, जबकि इसकी पूरी प्रक्रिया 2017, 18, 19 में कंप्लीट कर ली गई थी। जी जी। तो यह अपने आप में है, तो वो झूठ बोलते नहीं, आज तक प्रूव हुआ है। तो और जो जो उन्होंने कहा है वो मेक इन इंडिया के वास्तविक रूप को कहते थे, अब नरेंद्र मोदी को वही बात वाराणसी में जाके कहनी पड़ रही। मतलब इनकी आदत हो गई है थूक के चाटने की, तो वह स्थिति है इनकी। बहरहाल राहुल गांधी ने कहा है तो वो साबित करेंगे, वो ऐसे नहीं कहते हैं। इतना यदि वो कह रहे हैं तो आप मान लीजिए, और इसलिए भी मान लीजिए उसके कई सारे सबूत कि आप देखिए महाराष्ट्र में जितनी बालिग आबादी है सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, उससे ज्यादा यदि वोटर हैं, एक ही घर के एड्रेस पे हजारों वोटर बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सवाल तो होगा सर। तो ये सब चीजें बताती हैं कि कैसे कैसे गड़बड़ हुए हैं, इन्हीं के डेटा बता रहे हैं। भले आप सुने ना सुने, तो अब तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो अब वास्तव में राहुल गांधी ने लड़ने का मन बना लिया, क्योंकि प्यार से ये समझ नहीं रहे, कानूनी भाषा समझ में नहीं आ रही है, चुनाव आयोग बरगलाने की कोशिश कर रहा है, अदालतें कुछ कर नहीं रही हैं, और ऐसी स्थिति में लड़ने के सिवाय अब कोई चारा नहीं बचा है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि अब जो मैंने फैसला किया, तो फिर मेरी बहन ने मुझसे कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, आग में तमाम सारे लोग जलते हैं, मैं भी जल जाऊंगा, लेकिन मैं कायर नहीं हूं, मेरे परिवार का वो कायरता का नहीं है, मैं लड़ूंगा और इससे आग से खेलूंगा ही नहीं, लड़ूंगा भी। तो स्वाभाविक सी बात है, राहुल गांधी उस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं जिसमें लोकतंत्र, संविधान और देश के लोगों को बचाना है, देश को बचाना है, देश के लोगों का हित बचाना है। भले ही वो अपने हित को समझ रहे हो ना समझ रहे हो, वो अपनी समस्या को देख रहे हो ना देख रहे हो, उन्हें महंगाई भले ना लग रही हो, राहुल गांधी महंगाई के डेटा के साथ में उनके लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी गिरते हुए रुपए के लिए लड़ रहे हैं। आप बताइए, करीब 88 रुपए का $1 हो गया है, 88 रुपए का करीब करीब हो गया है। अब आप किस स्थिति में पहुंच गया है। इसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का मैंने बता दिया किस तरह से डेड हुई है, कर्ज और दूसरी चीजें सब बेचना, और उसके बाद में दूसरे तरह से बिल्कुल हम कंगाली में खड़े हैं। यदि ये कारपोरेट और इन सब का जो हम पूरा एक ढकोसला बनाए, यदि हटा दीजिए, पहले क्या होता था, जीडीपी सरकार के आंकड़े से गिनी जाती, अब जीडीपी में आप शेयर मार्केट और उसको कंक्लूड करके एक फर्जी तरीके से बना रहे हैं, उससे नहीं होगा। भारत सरकार ये कहती है 6.4% की दर से बढ़ रही है, तो आप उसमें 3% निकाल दीजिए, इमीडिएट निकाल दीजिए 3%, और उसके बाद बात कीजिए। तो भारत डिक्लाइन पे है, ना कि भारत कोई बहुत अच्छी स्थिति पे है। इसलिए, और अमेरिका से आप जब तुलना करते हैं कि उनपे ये है उनपे, तो उनकी इकोनॉमी भी उसी साइज की है, और वो इकोनॉमी उनकी शेयर मार्केट पे टिकी नहीं है, ओरिजिनल एसेट पे, आपकी फेक एसेट पे। तो यह दो ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई। ये कंपैरिजन जो है, ये बहुत अच्छी बात है, ये लोगों को समझना चाहिए जी। तो इसलिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं कि अंदर अंदर आपने कितना खोखला कर दिया है। आज देश को इस देश के छोटे छोटे उद्योग जो चलाते थे, तो व्यापार चलाते थे, जो इस देश के लिए योगदान देते थे, उन्हें आपने खत्म किया है चंद पूंजीपतियों के लिए। अब आप अडानी अंबानी के लिए इस देश के उसको खत्म कर देंगे। उसी गुजरात में यदि आप देख लीजिए, चंद पूंजीपति बढ़ रहे हैं,
लेकिन बाकी की स्थिति क्या है वो भी उनसे पूछ लीजिए। भले धर्म से और नाम से कोई या उनके काडर का हो वो हो, लेकिन वास्तविकता यदि देखिएगा तो पूछिए किसकी औसत लगा लीजिए। आप 100 रुपए यदि 2014 में कमाते थे और कितने बचाते थे और कितने क्या करते थे, आज यदि आप 1 लाख कमा रहे हैं तो भी आप कितना बचा पा रहे हैं और कितना कर पा रहे हैं, आपको खुद आंकड़े मिल जाए। इसीलिए इन्होंने देखिए, जो सांख्यिकी मंत्रालय हर तिमाही पे आंकड़े जारी करता था, हर सालाना आंकड़े जारी करता था, नहीं कर रहा है। जी। छिपाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि आप चोर हैं। आप क्यों छिपा रहे हैं हर चीज? क्योंकि आप कहीं पर्देदारी तो तब होती है ना जब हम बेईमान। इसी के खिलाफ राहुल गांधी, ये चुनाव आयोग निष्पक्ष था तो उस समय तो कोई भी आरटीआई डालो, कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगो, वीडियो मांगो, कुछ मांगो, सब मिलता था। आज क्यों नहीं देना चाहते? इसका मतलब है आपने गड़बड़ की है, तभी नहीं देना चाहते, तभी नहीं दिखाना चाहते। आरटीआई को कमजोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप चोरी कर रहे हैं। तो आप बहाना ले लेते हैं। आप कभी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तमाम जगह बैठे आपके अपने गोदी जजेज के जरिए आप मैनेज करते हैं, इसलिए ये होता है। तो इसलिए हमें सोचना होगा कि यह लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और यह लड़ाई आसान नहीं है। इसे राहुल गांधी उस स्थिति में लड़ रहे हैं जब पार्टी के पास फंड नहीं है, पार्टी के पास संसाधन नहीं है। भाजपा अभी 2014 में पूर्ण सत्ता में आई और देश का कोई जिला बाकी नहीं रह गया जहां उसके आलीशान दफ्तर न हो। आरएसएस के 7 स्टार दफ्तर बन गए। कांग्रेस पार्टी इतने 140 साल में एक दफ्तर आज तक अपना बना पाई, दिल्ली में बड़ी मुश्किल से, वो भी उसमें भी अभी कर्ज है, कुछ अदा करना है। उधर आप देखिए कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स थे वो फ्रीज किए और कैसे क्या क्या किया गया वो भी देखिए। इसके बाद में जो जिलों में छोटे छोटे टूटे से ऑफिस होंगे या नहीं होंगे, आप तमाम जिलों में आप अपने यहां देख लेंगे ऑफिस नहीं हो, वो लोगों के जो अध्यक्ष बनता है उसी के घर से चल रहा होता है। मैं बताऊं हरियाणा में 10 साल अभी पीछे जब सरकार थी तो मैं सोच रहा था कि उसमें तो हुड्डा को इतना कुछ कहा जाता है, हो सकता है जिलों में बन गए। मैंने पता किया तो साहब उनका प्रदेश ऑफिस भी किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। तो अब आप सोच लीजिए, चंडीगढ़ में मैं देखता हूं किराए की बिल्डिंग में ऑफिस चल रहा है। यह स्थिति हो तो आप सोचिए चोर कौन है, ईमानदार कौन है, पैसा किसके पास कहां से आ गया, क्यों आपको इतना पैसा आ गया? जो 55-60 साल कहते हो सत्ता में रहे वो ये न बना पाए, और आप जो है चंद सालों में इतनी स्थिति, तो अपने आप में इसके जवाब जी। अजय जी, अंत में सवाल एक और भी होता है कि अब कल क्या होगा? राहुल जी जब वो एटम बम फोड़ेंगे ऐसा कहते हैं, और दूसरी बात, लड़ाई लड़ने का रास्ता क्या होगा आने वाले दिनों में? देखिए मैं सर एक चीज कहूंगा, आप यदि एक चीज देख लीजिए बड़ी ईमानदारी से कि जिस दिन से राहुल गांधी ने यह बात कही है उस दिन के बाद आप ट्विटर पे चले जाइए, आप फेसबुक पे चले जाइए, जितने हैं राहुल गांधी के ऊपर मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जो उन्हें बार बार मनाने जाते थे कि नहीं आप वो मत करो, सदन चलने दो, ये वो तक उन्हें पाकिस्तानी बताने लग रहे हैं। उनके बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े दूसरे जो संवैधानिक, अय्यर भैया वो पाकिस्तानी है, गिरफ्तार करो, जेल डालो ना, साबित करो। एब्सोल्युटली। तो औकात नहीं है। हमला उसी दिन से शुरू हो गया। सिर्फ इतना कह देते, आप इंतजार कर लीजिए ना, उन्होंने तो कहा है 5 तारीख को बताएंगे, कर्नाटक से बताएंगे, क्योंकि उसका वही किया और उसके बाद रिटर्न उसकी वहां फाइल भी करेंगे दस्तावेजों के साथ। तो क्योंकि कंप्लेंट वही दे सकता है जो जिस निर्वाचन क्षेत्र का वो रहा हो, प्रत्याशी रहा हो, इसलिए जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है उसमें
तो उसके तहत वो वहीं से कराएंगे ना। तो उसकी सुगबुगाहट मात्र से घबरा गए। चुनाव आयोग कैसे, मतलब चुनाव आयोग जैसे ट्रोलर हो गया, चुनाव आयोग ट्रोल कर रहा है। गंभीरता से न लेवे उनको, ऐसा कहते हैं। हाँ, मतलब आप सोचिए, देश का नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है, और साहब उस पद के व्यक्ति के लिए आप कह रहे हैं गंभीरता से ना ले। आप कस्टोडियन हैं, आप मालिक नहीं हैं, आप प्रतिनिधि नहीं है, ये जनता का शासन वाला देश है। तो स्वाभाविक सी बात है, यह घबराहट है, क्योंकि वह सच सामने आएगा। और राहुल गांधी जब बोलते हैं, भारत के अखबार, भारत का मीडिया, अब तो गोदी मीडिया ही कहिए, सभी वो छापे न छापे, दिखाए न दिखाए, राहुल गांधी के बोलने का असर दुनिया में होता है। दुनिया में उस पर चर्चा होती है, दुनिया उसको बड़ी गंभीरता से लेती है, और दुनिया राहुल गांधी को ज्यादा गंभीर मानती है बनस्पत नरेंद्र मोदी। वो मानती है, यदि आप हु इज लायर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड डालेंगे तो नरेंद्र मोदी का नाम आ जाएगा। हु इज डफर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड डालेंगे तो नरेंद्र मोदी का नाम आ जाएगा। हु इज स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड डालेंगे तो नरेंद्र मोदी का नाम आ जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए, जब गूगल उसे रिकॉग्नाइज कर रहा है तो यह स्थिति है, तो यह सत्य है। अजय जी, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन इनके लिए भी बहुत तकलीफ कर रहे हैं, मोदी और शाह के लिए। शायद इसलिए भागे भागे राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर जाने के मकसद क्या हो सकते हैं? उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, उसमें उनका प्रतिनिधि हार सकता है, यानी क्या और क्या मकसद हो सकता है उनका? राष्ट्रपति जी का प्रोटेक्शन लेने के लिए जा रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि कुल मिला के प्रतिनिधि हारने जैसी गणित तो नहीं है। जो यदि नंबर ऑफ गेम होता है, नंबर ऑफ गेम तो बहुत इनके लिए सुटेबल है, इसलिए मैं उस पर तो बहुत नहीं जाता हूं। एनडीए के लिए सुटेबल है, यस है, लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि देखिए फैक्ट को आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उन हालात में कहीं यह तैयारी तो नहीं है कि यदि भारत में इस तरह की स्थिति बन रही है और जनता उबल रही है तो क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और उसके बाद में वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो इनका ड्रामा है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। नहीं, राष्ट्रपति शासन का प्रोविजन नहीं, इमरजेंसी का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं वही बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह देंगे संवैधानिक खतरा पैदा हो गया है और देश के लिए वो, तो इस तरह से करके आप यह खेल करने की सोच रहे हो। इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, ये जितनी इनकी कोर टीम है बौखलाई हुई है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग जो वाइस प्रेसिडेंट है उससे इस्तीफा दिलाया गया है, लिया गया है। इसके पहले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया गया था, ना कि कोई और कारण से दिया गया था, वो ऊपर के पद पे जाने के लिए दिया गया जी। यहां इस्तीफा दिलाया गया जिस तरह के, वो सब अपने आप में बताता है कि ये खेल बड़ा गहरा है, इसको इतना आसान नहीं देखना चाहिए और बड़े खतरे की आशंका के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये इतनी आसानी से वो करने वाले नहीं। तो मैंने इसीलिए कहा राहुल गांधी बड़ी कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, सचमुच आग से खेल रहे हैं, और वह है और सुलगी हुई नरेंद्र मोदी की है। तो वो इतना सुलगे हैं कि वो कैसे वो हो और उससे राहुल गांधी खेल रहे। इसीलिए संसद में राहुल गांधी ने कह दिया था अभी तो शुरुआत है, मजा आ रहा है, तो अभी मजा आएगा जी। यानी अब आने वाले दिनों में मोदी जिसको कोसते थे, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को,
शायद वो भी उसी रास्ते जाने की सोच सकते हैं, ये भी एक संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं, कल के धमाके का इंतजार है और फिर हम मिलेंगे। आज आपने जो विश्लेषण किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों को अपने कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखने के लिए मैं निमंत्रित करता हूं, और ये एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अजय जी हमें जगाते हैं। जागते रहो। नमस्कार।